और इसी बीच नए साल में युद्ध के बीच नेटो की पहली बड़ी बैठक 18 से 19 जनवरी को ब्रसेल्स में यानी कि नेटो हेडक्वार्टर में ये मीटिंग होगी। आपको बता दें कि नेटो मिलिट्री कमेटी की बैठक में कुछ बड़ा फैसला भी हो सकता है। मीटिंग में 32 देशों के आर्मी चीफ शामिल होंगे। फिनलैंड और स्वीडन के आर्मी चीफ भी मौजूद रहेंगे। ये वो देश हैं जिन्होंने अप्लाई किया है नेटो के नए मेंबर्स के तौर पर। तो सबकी नजरें रहेंगी इस बैठक पे कि आखिर क्या होने वाला है। इस बैठक में किस रणनीति पर फैसला लेने के लिए नाटो की ये बैठक बुलाई गई, जिसमें 30 देशों के चीफ शामिल होंगे और फिनलैंड और स्वीडन के भी प्रतिनिधि इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के जाहिर तौर पर इस बैठक में नई स्ट्रेटेजी बन सकती है कि आखिर रूस को कैसे हर मोर्चे पर फेल किया जा सके, उसे पीछे धकेला जा सके, क्योंकि नाटो कंट्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इस पूरे वॉर में। नाटो मीटिंग में क्या होगा ये आगे हम आपको बिग वॉल पर बताने वाले हैं, पूरी डिटेल्स आपके सामने रखने वाले। देखिए, यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने पर मंथन होगा, यानी हथियारों की और बड़ी खेप पहुंचाने पर भी फैसला इस बैठक में लिया जा सकता है। यूक्रेन को बड़ी मदद मिलेगी। यूक्रेन के एडवांस्ड एयर डिफेंस की मांग पर भी इस बैठक में चर्चा होनी संभव है और साथ ही 2023 में पूरे साल जंग लड़ने की स्ट्रेटेजी तैयार की जा सकती है कि आने वाले साल के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए रूस के खिलाफ। हथियारों की सप्लाई पहले से और ज्यादा तेज करने की भी तैयारी नाटो कंट्रीज की ओर से की जा रही है। और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट एंगल ये है, फिनलैंड और स्वीडन की सदस्यता यानी मेंबरशिप पर भी इस बैठक में फैसला हो सकता है, क्योंकि इन दोनों देशों ने पहले से ही ये इच्छा जाहिर की है कि उन्हें नाटो का मेंबर बनना है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए। शरदेंदु सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। नाटो की इस बैठक में क्या फैसला हो सकता है? हथियार तो लगातार यूक्रेन के पास पहुंच ही रहे हैं, लेकिन क्या कोई बड़ी स्ट्रेटेजी के साथ नाटो कंट्रीज रूस के खिलाफ इस बैठक में उतर सकते हैं? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये जो बैठक हो रही है इसमें एक जुटता दिखाने के लिए पहले कदम उठाया जाएगा, क्योंकि जब से ये वॉर चल रहा है नाटो कंट्री में भी कुछ फ्रिक्शंस दिखे हैं, उनके भी विचार थोड़े अलग अलग दिखे हैं। तो ये मीटिंग होगी पहले उन सारे विचारों में एकजुटता लाने की, डिफरेंसेस को सीमेंट आउट करके एक पॉलिसी बनाने की, और साथ में ये बताना जरूरी होगा क्योंकि शरदेंदु सर, फिनलैंड स्वीडन के आर्मी चीफ का यहाँ मौजूद होना क्या बता रहा है? क्योंकि देखिए, दोनों ने सदस्यता अप्लाई की है और जो नाटो के जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, जो भी उनके सदस्य कंट्री हैं, अगर उसमें कोई भी ऑब्जर्वेशन लगा देता है तो फिनलैंड और स्वीडन को उसका सफाई देना पड़ेगा, उसके जो टर्म्स कंडीशन है उसको एग्री करना पड़ेगा। तो उनको एक हो सकता है इस मीटिंग में एक रेजोल्यूशन पास किया जाए कि जिससे उनके सदस्यता को देने में और आसानी हो, और इस तरीके से एक इंटायर फ्रंट बनता है अगेंस्ट रशिया के। एक बड़ा मैसेज भी है, यूक्रेन युद्ध जरूर डिस्कस होगा क्योंकि नाटो डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, उसके मदद आ रही है और इस तरीके से रशिया को चेक करने की एक रणनीति। बड़ा मैसेज भी है रूस के लिए कि स्वीडन और फिनलैंड के भी तरफ से अगर मिलिट्री चीफ्स को बुलाया गया है तो कितना एकजुट है और कितना एक्सपैंड कर सकता है नेटो रूस के खिलाफ, उसको लेकर भी एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी। अगली वॉर ब्रेकिंग आ रही है रूस से जापान के बढ़ते तनाव के बीच। बड़ी खबर देखिए, 13 जनवरी को जापानी पीएम किशिदा से बाइडेन बातचीत करेंगे। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। अमेरिका एक और जगह जहां पर टेंशन है वहां पर क्या आग में घी डालने का काम करेगा या फिर आग पर पानी डालने का काम, यह इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगा। और इसीलिए जापान का जो डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरह से रूस भी अब रिएक्शन के तौर पर जापान के खिलाफ आ गया है, प्रोफेसर भारद्वाज, क्या ये वर्ल्ड अब पूरी तरह से दो खेमों में डिवाइड हो रहा है? क्या ये हो गया है? शुरुआत में ऐसा लगा रूस और चीन केवल एनिमी इज अ फ्रेंड इस रूल पर आए थे, उसके बाद में फिर नॉर्थ कोरिया भी आ गया, फिर ईरान भी आ गया, अब जापान अमेरिका के साथ में जा रहा है और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। क्या पूरी तरह से अब विश्व नॉन अलाइंड कंट्रीज लाइक इंडिया छोड़कर दो खेमों में डिवाइड हो गया? देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली देखते हैं तो दो बातें साफ है। पहली बात कि अगर आप कोल्ड वार की पॉलिटिक्स देखते तो जापान का जो पूरा सिक्योरिटी जो तंत्र था वो अमेरिका से जुड़ा हुआ था। अब
जापान असर्ट कर रहा है और अपना डिफेंस सिस्टम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है। उसका बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण है कि चीन का उभरता हुआ आक्रामक रूप हो गया, और दूसरा कि जिस तरीके से रशिया का यूक्रेन के साथ चल रहा है, तो पॉसिबिलिटीज है कि रशिया और जापान के साथ भी जो बॉर्डर आइलैंड को लेके डिस्प्यूट्स है, तो ये पहलू है कि उसका जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जापान का, वो एक फैक्टर बन रहा है। और दूसरा बढ़ता हुआ जापान और अमेरिका का अलायंस इंडो पैसिफिक रीजन में, एशिया पैसिफिक रीजन में, और उसमें आपने देखा जैसे क्वाड हुआ या जैसे ऑकुस का डेवलपमेंट, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन जो बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है ठीक है सर, और भारद्वाज सर इसको भी समझने की कोशिश आपसे बाद में करेंगे कि अभी हाल फिलहाल में तुरंत तो नहीं,